केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बात ये आती है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो नॉर्मली हम पहले अगर आपसे बात करें तो आखिर ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, इसमें अगर आप समझें तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी एक कंपाउंड है ए और ए से कन्वर्ट हो रहा है बी में, अभी आप नॉर्मली पढ़ने के तौर पर नहीं, कुछ चीज़ समझने के तौर पर समझिएगा कि हमको समझना है केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो उससे पहले आपको पता हो, जैसे कोई ए है, कोई एक चीज़ है जो क्या है ए है और वो कन्वर्ट किस में हो रही है, बी में कन्वर्ट हो रही है। बात क्लियर आई? मैंने क्या बोला, ए किस में जा रहा है, बी में जा रहा है। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हुई। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, यानी का अगर ए ने रिएक्शन की तो क्या बन गया, बी बन गया। क्लियर है यहाँ तक? तो जो ए था, तो ये जो पूरी है हम कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन इस तरीके से नहीं। पहले हमें केमिस्ट्री की कुछ लैंग्वेज समझनी होगी, इसकी भाषा समझनी होगी। तो जब कोई भी चीज़ ए से बी में कन्वर्ट होती है तो केमिकल रिएक्शन के दौरान जो चीज़ पहले होती है तो उसको कहा जाता है रिएक्टेंट। क्या कहा जाता है? रिएक्टेंट। क्लियर है? यानी का रिएक्टेंट क्या होता है, जो पार्टिसिपेट करता है इनटेक इसमें, केमिकल रिएक्शन में, यानी का रिएक्शन के बाद जो कुछ भी बना ये कहलाता है हमारा क्या, प्रोडक्ट। बात क्लियर है? दो टर्म यूज हुए, इन टर्म को सुनिएगा। अभी आपने कहा कि कोई भी ए कन्वर्ट हुआ किसमें, बी में, ये क्या था, ये थी रिएक्शन। तो वो रिएक्शन तो ए क्या था, यानी का केमिकल रिएक्शन से पहले का जो आप बता रहे हैं वो क्या था, ये था रिएक्टेंट। और केमिकल रिएक्शन होने के बाद रिएक्टेंट चेंज हो जाता है किसमें, प्रोडक्ट में। तो ये क्या है, प्रोडक्ट। यानी का हम कह सकते हैं कि ए से बी में गया, और दूसरी शब्दों में अगर हम केमिस्ट्री में बोलें इसको तो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में। बात क्लियर है? यानी का दो टर्म समझ में आते हैं कि व्हाट इज रिएक्टेंट और व्हाट इज प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या थे, तो केमिकल रिएक्शन में जिन्होंने भाग लिया यानी का पार्टिसिपेट किया वो कहलाते हैं रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन करके क्या बना देता है, प्रोडक्ट। बात क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारा ए क्या है, हमारा ए रिएक्टेंट है, और बी क्या है, बी हमारा प्रोडक्ट है। यानी का रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में इन अ केमिकल रिएक्शन प्रोसेस। केमिकल रिएक्शन प्रोसेस के द्वारा कन्वर्ट होते हैं, रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। बात क्लियर है? तो चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब हमारा कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, प्रोडक्ट में। अलग अलग चीजें पढ़ेंगे इसमें। दूसरी बात आती है एंड इक्वेशंस। तो इक्वेशंस क्या हैं, इन सब पर बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर का नाम समझ में आया होगा कि आखिर इसका नाम क्या है और इसके अंदर हमको पढ़ना क्या है। नॉर्मली ए कन्वर्ट हुआ था हमारा किसमें, बी में, और जिसकी वजह से ए हमारा बन गया था रिएक्टेंट और बी हो गया था प्रोडक्ट। तो कोई अगर हमसे बोले कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो हम कह सकते हैं केमिस्ट्री की भाषा में नॉर्मली कह सकते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। क्लियर है? तो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। अच्छा, एक बात ये भी है, हमको कैसे पता कि किसी चीज में रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। आप बात को समझने का प्रयास करना। हमको कैसे पता कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो इसके पीछे कई कारण हैं। आप देखिएगा, आप नॉर्मल एक आइडिया लगाइए, आपको कैसे पता कि रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है। अच्छा, जैसे अभी बोला था कि कोई भी रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो अब ये बात हमें कैसे पता कि रिएक्टेंट से कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई या नहीं हुआ। तो देखिए, रिएक्शन अगर केमिकल रिएक्शन हुई तो हो सकता है कि इसके स्टेट में चेंज आ जाए। स्टेट बोलें तो आपको भी पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये इसकी 3 स्टेट होती हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो उसकी जब प्रोडक्ट में बदले तो उसकी क्या चेंज हो जाए, उसकी स्टेट चेंज हो जाए। बात क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, बस समझ में आ रही है? यानी का कोई भी रिएक्टेंट यदि प्रोडक्ट में जाता है तो उस दौरान केमिकल रिएक्शन होती है। अब केमिकल रिएक्शन हमको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, तो हम कुछ चीजें देख सकते हैं, जैसे उसकी स्टेट में चेंज होना। कैसे?
पहले रिएक्टेंट की स्टेट कुछ और हो, यानी का सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, और फिर बाद में वो बदल जाए, किस में कन्वर्ट हो जाए, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसकी स्टेट में चेंज आए, तो भी हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। दूसरा हो सकता है कि रिएक्टेंट का कलर कुछ अलग हो और प्रोडक्ट का कलर कुछ अलग हो, तो भी हम कह देंगे केमिकल रिएक्शन हुई, तभी तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में। बात क्लियर है कि नहीं है? उसी तरीके से कभी कभी रिएक्शन के दौरान क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का टेम्परेचर और प्रोडक्ट का टेम्परेचर, इसके टेम्परेचर में चेंज आ जाए, यदि टेम्परेचर में चेंज आ जाए तब भी हम कह सकते हैं क्या, कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। यह भी हो सकता है कि रिएक्टेंट से जब कन्वर्ट करते हैं प्रोडक्ट में तो इसमें से गैस निकले। क्लियर है कि नहीं? आगे हम सब चीज देखेंगे, लेकिन और कैसे पहचान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी का रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है या नहीं, कैसे पहचानेंगे? तो इसका एक और मेथड में हम बता सकते हैं कि ये रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए किस में, पीपीटी। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट में बन जाए। अच्छा, क्या होता है प्रेसिपिटेट, इसकी भी बात करेंगे हम लोग। क्लियर है? सारा कुछ पढ़ेंगे, इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो हम ऐसा उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा था, कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या क्या होता है। आपको समझ में आया कि केमिकल रिएक्शन क्या थे, आपको समझ में आया कि रिएक्टेंट किसे कहते हैं, आपको समझ में आया कि प्रोडक्ट किसे कहते हैं, और अगला कंसेप्ट आपको यह भी समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कैसे पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो इसमें से हम देख सकते हैं कि नॉर्मली कह सकते हैं कि केमिकल चेंज and they are representation in the form of chemical equation. Clear? Normally a chemical change can be confirmed by any or all the following observations. केमिकल चेंज हम नॉर्मली कह सकते हैं, जैसे मैंने आपसे अभी बताया कि उसके कलर में चेंज होना, स्टेट में चेंज होना, टेम्परेचर में चेंज होना, या उसमें से गैस निकलना, या पीपीटी की फॉर्मेशन होना। तो ये सभी संकेत हैं कि हाँ केमिकल रिएक्शन हो रही है। अगर एक इसके थ्रू अगर आप समझें तो हम कह सकते हैं कि नॉर्मली केमिकल रिएक्शन के दौरान किस तरीके से ये दिखाया गया है। इसमें बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे, जैसे ये वैक्स है यानी का सॉलिड, इसमें कन्वर्ट हुआ, उसमें पानी मिलाया तो इस तरीके से लिक्विड फॉर्म में, तो उसकी अब क्या चेंज हुआ, यहाँ से हमारा यहाँ से स्टेट चेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से अगर हम आगे और बात करें, अगर हम KMnO4, देखिए बेटा अगर आपको ये चीज़ अभी नहीं समझ में आ रही है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इन सब पर बात करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या। ठीक है, हमने भी आपसे ये कहा था कि उसके स्टेट में चेंज हो जाता है, उसके कलर में चेंज हो जाता है, उसमें से गैस निकलती है और उसमें से टेम्परेचर में चेंज हो जाता है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ होती है तो हम समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो नॉर्मली हमने भी आपको इसमें यही बताया है। क्लियर है कि जैसे इसमें CO2 प्लस H2O मिला देते हैं तो सॉलिड कन्वर्ट किस में हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह देंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि किस में चेंज हुआ, स्टेट में चेंज हुआ। इसी तरीके से लाइम जूस जो होता है, अगर उसे KMnO4 में मिला दिया जाए तो उसका कलर जो है, कलर चेंज हो जाता है, यानी कि पिंक कलर से कलरलेस हो जाता है, तब भी हम कह सकते हैं कलर चेंज हुआ। अब देखिएगा, कलर चेंज हुआ तब भी तो केमिकल रिएक्शन हुई, क्योंकि अभी हम ऊपर देख के आए, हमने अभी पढ़ा था, यानी केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो इसके स्टेट में चेंज हो जाए, कलर में चेंज हो जाए, या उसमें से गैस निकले। क्लियर है? अब ये बताते हैं कि जिंक को अगर हम HCl के साथ कन्वर्ट कर देते हैं, मिला देते हैं, ये सारी रिएक्शन हम आगे पढ़ेंगे, तो उसमें से क्या होता है, गैस निकलती है। हम आगे ये भी पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है, कैसे निकलती है, ये सब हम बात करेंगे। क्लियर है? तो उसी तरीके से बताया टेम्परेचर में भी चेंज आ जाता है, यानी का सल्फ्यूरिक एसिड यानी का H2SO4 के साथ जब Zn की रिएक्शन कराई जाती है तो वो गर्म हो जाता है, उसमें से भी निकल। तो कुल मिला के इस बात से ये हमको कंफर्म हुआ कि जो भी था इसमें, यानी का कोई भी केमिकल रिएक्शन के दौरान हमारे स्टेट में चेंज हो सकता है, कलर में चेंज हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है, उसमें से गैस निकल सकती है, और फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी यानी का प्रेसिपिटेट भी बन सकता है। नॉर्मल आप याद रखेंगे कि नॉर्मल पूछ लिया जाता है कि जैसे सॉलिड से कन्वर्ट लिक्विड में हुआ, स्टेट चेंज का कोई एग्जांपल बताइए, तो हमारी मोमबत्ती हम बता सकते हैं वैक्स है ना। चेंज इन कलर का कोई एग्जांपल बताइए, तो हम कह सकते हैं कि KMnO4 में यदि लाइम जूस डाल दिया जाए तो उस समय जो KMnO4 का कलर था वो पिंक था, लेकिन जब उसमें KMnO4 में लाइम जूस डाल दिया जाए तो वो कलरलेस हो जाता है, उसका कोई कलर नहीं रह जा रहा। ठीक है, इस तरीके से ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये चारों याद रखेंगे। क्लियर है बेटा? ओके, तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन की हमारी बात होती है। ये टर्म किस तरीके से क्या है आप समझेंगे। नॉर्मली नोट्स में ये सारा कुछ नहीं लिखना है, जो भी
इंपॉर्टेंट है जो मैं हाईलाइटर करता जा रहा हूं, आप केवल उनको लिखते जाइए, ठीक है। तो हमने एक बात पढ़ी थी रिएक्टेंट, क्लियर है, रिएक्टेंट पढ़ा था। तो रिएक्टेंट क्या था? द सब्सटेंस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। तो वही तो सब्सटेंस था जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट्स कर रहा था, पार्टिसिपेट कर रहा था, यानी का नॉर्मल में रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है किसमें? प्रोडक्ट में होता है। बात क्लियर है? ये बात बेटा याद रखना। उसी तरीके से प्रोडक्ट समझिए, तो प्रोडक्ट क्या था? द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, यानी का एक नया सब्सटेंस बनता है, किसके? उससे नया सब्सटेंस बनता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, और जो नया सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन के दौरान बनता है वो भाई क्या कहलाता है? भाई प्रोडक्ट कहलाता है। और जो टेक पार्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में पार्ट करता है, टेक पार्ट्स यानी पार्टिसिपेट्स करता है, वो क्या कहलाता है? रिएक्टेंट कहलाता है। क्लियर है? तो इन सभी बातों को आप याद रखेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर है? अब आगे का टॉपिक देखिएगा, केमिकल चेंज। अच्छा, केमिकल चेंज क्या है? चेंजेस आपने दो तरह के पढ़े होंगे, एक हमारे क्या होते थे? फिजिकल चेंज होते थे, ठीक है, और दूसरे हमारे कौन से होते थे? केमिकल चेंज होते थे। क्लियर? यानी का केमिकल चेंज होते हैं और फिजिकल चेंज होते हैं। तो बेटा इस चीज को ध्यान से समझते चलिए, आपको ये चीज क्लियर तो होती चल रही होगी। अब हुआ क्या कि केमिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज इज अ चेंज, केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज के दौरान एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनते हैं। अच्छा, एक चीज नई चीज है, आप लोग ये चीज याद रखना। मैं पिछले वाले पॉइंट की अभी बात कर रहा था कि रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। तो हर बार कुछ बच्चों को ये डाउट रहता है, क्या जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है क्या वही प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रहेगी? मतलब समझना, केमिकल रिएक्शन के दौरान होता क्या है? पहले तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। अब तो आपको भी रट गया होगा और अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोडक्ट में। क्लियर है? अब जो प्रॉपर्टी, जो इसके अंदर गुण थे, किसके अंदर? रिएक्टेंट के। तो रिएक्टेंट से ही प्रोडक्ट बना, तो प्रोडक्ट के भी वे गुण होने चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि रिएक्टेंट के जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टी होती हैं वो सिमिलर नहीं होती हैं। कहने का मतलब यह है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, यह बात बहुत अच्छे समझना, केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की नहीं होगी। केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। अब कुछ लोग इसमें बहस कर देते हैं, क्यों? रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट में शो क्यों नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? केमिकल रिएक्शन की ये प्रॉपर्टी है, केमिकल रिएक्शन खुद रिएक्टेंट को कन्वर्ट कर देता है किसमें? प्रोडक्ट में। इस चीज को आप एक अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हो कि अगर अभी तक आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ तो, जैसे C+O2 गिव्स आउट CO2। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको मैं क्लियर कर दूं। अब एक बात बताइए, ये रिएक्टेंट है कि नहीं? क्लियर है? और ये क्या है? प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हुआ? प्रोडक्ट में हुआ। क्लियर? अभी क्या कहा? केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट से अलग अलग होती हैं क्योंकि केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आप सुनना, आप समझना इस चीज को मोटे तौर पर। ऑक्सीजन का काम क्या होता है? आग को जलाना या बुझाना? जलाना, यानी का आग को जलाने में काम सहयोग करती है कि नहीं करती है? और ये क्या लिखा है? CO2, और CO2 का काम क्या होता है? आग को बुझाना। तो बताइए, क्या वास्तविकता में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी चेंज हुई या नहीं हुई? तो ये सब खेल है किसका? केमिकल रिएक्शन का खेल है। कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है वो न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, पुरानी प्रॉपर्टी का उसका कोई लेना देना नहीं होता है। आज से आप ये भी बात याद रखेंगे, और अगर कोई भी आप किसी की तौर पर ये एग्जांपल भी याद रखिए कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से आपस में मैच करते हैं। क्लियर है बेटा? क्लियर? ओके, अब आगे चलिएगा। तो ये बात हमें एक इसमें प्लस पॉइंट बताना था, जो बात याद रखना, केमिकल रिएक्शन के दौरान
हमको उसकी प्रॉपर्टी में चेंज हो जाता है, रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी से सिमिलर नहीं होती हैं, जबकि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलता है कि जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी है वही प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लियर है? ओके। तो केमिकल चेंजेस कौन से होते हैं? नॉर्मली आप समझिए, अगर आपने देखा हो तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज दो प्रकार के चेंज थे। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जो वापस अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौटते हैं। बात समझ रहे हो? जैसे कहने का मतलब ये है कि ये अपनी वापस अवस्था में नहीं आते हैं, जैसे आम का पकना, यानी का फल का पकना। अब ये पक गया, अब इसको कच्चा थोड़ी ना कर लोगे। क्लियर? तो ये कौन सा चेंज हो गया? ये केमिकल चेंज हो गया। अब नॉर्मली हम पानी से यानी का वाटर से कन्वर्ट कर देते हैं बर्फ में, आइस में, तो क्या आइस से वाटर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। तो ये कौन सा चेंज हो गया? ये हो गया फिजिकल चेंज, यानी का वाटर से आइस बनना और आइस से, यानी का जो चीज वापस अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है वह फिजिकल चेंज होता है, और जो नहीं आती है वो क्या होता है? केमिकल चेंज होता है। इसके बारे में एक बार हम चर्चा करेंगे और आप इसके बारे में ध्यान से सुनिएगा। केमिकल चेंज इज अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड। क्लियर है? केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जिनमें एक या एक से अधिक न्यू सब्सटेंस बनते हैं। इन केमिकल चेंज के दौरान क्या क्या होता है, ध्यान से सुनना। पहली बात, न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, एक नया सब्सटेंस बनता है। एनर्जी चेंज आर इन्वॉल्व, एनर्जी में चेंज होता है, यानी का कोई चीज बदलेगी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगी तो एनर्जी में तो चेंज होना ही होना है। देयर इज अ चेंज इन मास ड्यूरेशन केमिकल रिएक्शन, उसके मास में भी चेंज आ जाता है। कब? जब रिएक्शन होती है, यानी का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदले, या फिर केमिकल रिएक्शन के दौरान ये सब चीजें होती हैं। और अगली बात, केमिकल चेंज जो होते हैं वो परमानेंट चेंज होते हैं। बात क्लियर है? यानी का केमिकल रिएक्शन इज अ चेंज, केमिकल चेंज इज अ चेंज in which one or more new substance are formed. In a chemical change, new substance are formed. Clear? Energy change are involved. Clear? There is a change in mass duration the reaction. Clear? And सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये वाला, परमानेंट चेंज टेक प्लेस। ये बात याद रखना। एग्जाम्पल की अगर बात करें, केमिकल चेंज के एग्जाम्पल पता होने चाहिए। तो जैसे कुकिंग ऑफ फूड, रस्टिंग ऑफ आयरन, हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट, शॉयरिंग ऑफ मिल्क और रिपिंग ऑफ फूड्स, यानी का खाना, हम कह सकते हैं कि खाना का पकाना, लोहे पे जंग लगना, या लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं, आगे देखेंगे किस तरीके से इसको हीट करेंगे, या दूध का जमना, दूध को फेंटते हैं ना मक्खन वगैरह निकालने के लिए जो वो, या फिर फल फ्रूट्स वगैरह जो है ना पक जाते हैं, पकना, ये सारे के सारे केमिकल चेंज हैं। और बेटा मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे। बढ़िया से नोटबुक बनाइए, उस पर बढ़िया से लिखिएगा नोट्स अच्छे से। क्लियर है? क्योंकि आखिरी समय में नोट्स रिवीजन करने के लिए हमारे पास कोई स्रोत नहीं होते हैं, तो अच्छे से लिखिएगा, बढ़िया से पढ़िएगा, बार बार पढ़िएगा। क्लियर? वैसे तो एक बार में ही क्लियर हो रहा होगा। और आपके फ्रेंड्स, स्कूल, जिसको भी ये जरूरत हो, वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है? और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ओके, नेक्स्ट। अब देखिएगा, कई बार क्वेश्चन बोर्ड में ये पूछा गया कि अभी आपने एग्जांपल दिया कि रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज बिकॉज, केमिकल चेंज है क्यों है? तो देखिएगा, हम आपको एक बात और बता दें, अगर कोई चीज केमिकल चेंज है तो उसके फैक्टर यही होंगे ना। तो आप इन चारों को याद रखिए, और जहां पर केमिकल चेंज दिखे वहां पर यही आंसर लिख दीजिए। आपके हमेशा के लिए सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, बात है सही कि नहीं? आप उसने अभी कई बार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ केमिकल चेंज, तो हमको बताना पड़ेगा कि वास्तविकता में केमिकल चेंज है कि नहीं है। क्लियर? तो उसके बारे में हम कैसे कर सकते हैं? तो समझिए आंसर में क्या लिखा हुआ है, जो ऊपर हमने पॉइंट दिखे वही आंसर लिखा हुआ है। क्या लिखा है? रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वो केमिकल चेंज क्यों है? बिकॉज अ सब्सटेंस, आप समझो इसको, अ न्यू सब्सटेंस आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म। देखो ऊपर भी कहा था केमिकल चेंज वो थे जिसमें क्या हुआ था, न्यू सब्सटेंस बना था, बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन रस्टिंग में क्या बना था? आयरन ऑक्साइड बना है। अगला हम कह सकते हैं कि द चेंज इज अ परमानेंट। क्लियर है? ये चेंज परमानेंट होता है। ऊपर भी कहा था कि ये परमानेंट चेंज है। मैंने क्या कहा? बात को उसी तरीके से वही ढंग कह सकते हो। और अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आ रहा तो ऊपर के चारों पॉइंट लिख दीजिए, आपका करेक्ट आंसर जाएगा। दूसरा, देयर इज एन इंक्रीजिंग इन मास व्हेन रस्टिंग फॉर्म्स।
क्लियर? जब उसका मास घट जाता है, जब उस पे अगला, एन एनर्जी कैन चेंज हैज टेक प्लेस विच मे नॉट बी विजुअल, जो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन उसकी एनर्जी में भी चेंज हो जाता है। तो बात क्लियर है? देखिए केमिकल चेंज के क्वेश्चन कितने भी आते हैं, हम केवल ये पॉइंट याद रखेंगे तो इन पॉइंटों से हमारा सारा का सारा सॉल्व हो जाएगी, जितने भी समस्या जो कुछ भी है। तो नॉर्मली केमिकल चेंज आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। ये नोट है, आप इस नोट को जरूर लिखिएगा कि केमिकल चेंज जो है वो केमिकल रिएक्शन कहलाता है, यानी कि केमिकल चेंज आर आल्सो नोन एज केमिकल रिएक्शन। बात क्लियर है? ओके, अगली हेडिंग डालने बेटा सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारी की सारी जो पीडीएफ बनाई है वो कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। आप चाहे फंडामेंट्स पढ़ाने वाली बात हो, कुछ भी ओलंपियाड्स किसी की भी तैयारी कर रहे हो, नॉर्मली आप इससे पढ़ते जाइए, हर चीज में ये आपके लिए मददगार होगा। क्लियर है? अगली बारी आती है, हेडिंग डालिएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? तो दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए पहले सिंपल तौर पे समझें तो एक में हम हीट देते हैं और एक से हीट निकलती है। ठीक है? तो जिसमें हीट निकलती है उसको क्या कहते हैं, और जिसको हीट हमको देनी पड़ती है किसी रिएक्शन को कराने के लिए, कहने का मतलब यह है कि कोई भी रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में तो इतनी आसानी से नहीं होता है। कई बार तो हमको रिएक्टेंट में ऐसे हीट देनी पड़ेगी तब वो जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। समझ रहे हैं बात को? और कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट रिएक्टेंट बन तो जाएगा लेकिन प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें बहुत हीट निकलेगी। तो ये बात तो आपको भी पता थी और आपने भी अभी क्लियर की थी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान या तो उसके स्टेट में चेंज होगा, या उसके कलर में चेंज होगा, या तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, या तो उसमें से गैस निकलेगी, या हीट में यानी का टेम्परेचर चेंज मतलब हीट। तो दो प्रकार की रिएक्शन थी, एक था एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरी थी एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन किससे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं कि जिसमें इवोल्यूशंस ऑफ हीट एनर्जी, और वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी, और वो कहलाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक बार दोबारा समझें, यानी का एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है, अ केमिकल रिएक्शन इज रिएक्शन विच आर अकोमोडेटेड बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट एनर्जी, जिसको हीट निकलती है जिसमें से, वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? बेटा एग्जाम में एग्जाम्पल पूछते हैं, इसके पूछते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है, अरे जिसमें से हीट निकले वो कहलाती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल C+O2 गिव्स आउट CO2, और इसमें ये इतनी एनर्जी निकलती है, हालांकि ये एनर्जी हमको याद करने की जरूरत नहीं है। दूसरा आता है N2+H2, N2+H2 और गिव्स आउट 2NH3। इससे ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखोगे, लिख लीजिएगा, और ये इस हीट की जरूरत नहीं है हालांकि। क्लियर? अब समझिएगा। अभी एक बात हमने आपके सामने और बोली, बोलते कैसे हैं, जैसे रिएक्टेंट और फिर क्या बना प्रोडक्ट, तो इस एरे को हमेशा बोलेंगे गिव्स आउट। जैसे पढ़ना पहले सीखिएगा कि पढ़ा कैसे, क्योंकि आपके सामने ये चीजें पहली बार हैं। C+O2, अच्छा ये कुछ लोग सोच रहे होंगे ये S क्या है, ये इसकी स्टेट लिखी गई है। ये G क्या है, ये भी इसकी स्टेट है। यानी का कहने का मतलब अगर आपको स्टेट याद है तो आप स्टेट लिख लीजिएगा। ये बता रहा है कि कार्बन जो है वो सॉलिड स्टेट में है और ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में, और इससे क्या बना, CO2 बना, लेकिन किस स्टेट में बना, गैसियस स्टेट में बना। क्लियर है बात? अब समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। हमारी बात थी यहां पर, हम इस बात को कर रहे थे कि C+O2 गिव्स आउट CO2। देखो पहले बोलना सीखिए, गिव्स आउट, एरो को हम क्या बोल रहे हैं, गिव्स आउट, यानी का A गिव्स B। क्लियर? आई समझ में बात? तो उसी तरीके से C+O2 गिव्स आउट CO2, और इसी तरीके से N2+3H2 गिव्स आउट 2NH3, और इतनी एनर्जी निकलती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये इसके आगे 3 क्यों लिखा है, इसके आगे 2 क्यों लिखा है। बेटा ये आगे पढ़ेंगे हम कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। इस बैलेंस इक्वेशन जब पढ़ेंगे तो बैलेंस करना सीखेंगे।
क्लियर है? यानी का ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो आगे देखेंगे, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज रिटन अलोंग विद द प्रोडक्ट द इंडिकेट दैट द हीट इज गिवन आउट। देखिए ये कहना चाह रहा है कि अगर हम प्रोडक्ट के साइड अगर हीट लिखते हैं, इसका मतलब ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हीट जो है, द हीट इज गिवन आउट, वो हीट निकली है, यानी कि रिएक्शन के दौरान हीट निकली है। तो हम ये बात याद रखेंगे। क्लियर है? अगली रिएक्शन आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो हम कह सकते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन अ केमिकल रिएक्शन व्हिच अकम्पनीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इसको ये बात याद रखेंगे कि इसको जो है वो रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं। क्लियर है बेटा? इसको कहां लिखते हैं? रिएक्टेंट साइड लिखते हैं। जैसे N2 प्लस O2 प्लस 180.5 यानी कि 180.5 किलो जूल अगर इसके अंदर एनर्जी देंगे तो ये NO बनेगा। क्लियर है? आप केवल रिएक्शन इतनी याद रखिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती हैं जिसमें से हीट एब्सॉर्ब होती है, यानी कि देनी पड़ती है। एग्जाम्पल भी याद रहने चाहिए कि N2 प्लस O2 गिव्स आउट 2NO। इसी तरीके से दूसरी कि अगर हम दूसरी रिएक्शन को भी याद करें तो HGO क्या होता है? HGO समझ जाओगे क्या है। तो इसको अगर हीट देंगे 180 किलो जूल तो ये टूटेगा किस में? Hg प्लस O2 में। क्लियर है? तो इस तरीके से एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन कंप्लीट होती है। आइएगा अगली बात करते हैं, केमिकल फॉर्मूलाज क्या होते हैं। देखिए ये क्लास 9th का कंसेप्ट है, आपने केमिकल फॉर्मूला पढ़ा होगा। उसी तरीके से केमिकल फॉर्मूला और उसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन, क्योंकि चैप्टर का नाम था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब तक हम नॉर्मल धीमे धीमे कुछ बातें समझ पाए कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझ पाए। अब केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले पहले एक टर्म और समझना पड़ेगा जिसका नाम है केमिकल फॉर्मूला। क्लास 9th में आपने पढ़ा था कि एक्चुअली में ये क्या था। एक्चुअल नंबर ऑफ अ एटम थे ये किसी मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट, जैसे H2O तो H2O तो इसमें कितने हाइड्रोजन? 2, यानी का एक्चुअल नंबर ऑफ एटम हो गए ना। एक्चुअल में कितने नंबर हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन में 1 है ना। तो केमिकल फॉर्मूला कह सकते हैं कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस। क्लियर? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आप समझिए क्या कहना चाहते हैं। जैसे फॉर्मूला ऑफ वन मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O इज H2O, वो वाटर इज H2O। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। इसका मतलब है कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया ना H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 ही तो हैं, H2 बोला हूं ना, और ऑक्सीजन कितने? 1 हैं। तो ये क्या कहलाया? उसका केमिकल फॉर्मूला कहलाया। क्लियर है? नॉर्मल अगर मैं बोलूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? H2SO4। तो इसके अंदर हाइड्रोजन कितने हैं? इसके अंदर हाइड्रोजन 2 हैं। हाइड्रोजन 2 हैं कि नहीं है? सल्फर कितने हैं? 1 है। और ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आपको यह भी समझ में आया होगा कि केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। क्लियर? अब आगे चलिए, अगली बारी आती है व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। देखिए आप एक चीज को अच्छे से समझ लीजिए, पहले चैप्टर का नाम आपका क्लियर होना चाहिए। केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या है। तो व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन टर्म ऑफ अ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन ऑफ द रिएक्शन। कुछ समझ में आया? समझिए, हमने ये लिखा KMnO4। अभी आप कुछ देर के लिए इसको भूल जाइए कि ये ऊपर कुछ सिंबल लिखे हुए हैं, ठीक है। नीचे क्या लिखा हुआ है? पोटेशियम परमैंगनेट। और उससे नीचे ये क्या लिखा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब सोचो, पोटेशियम परमैंगनेट, फिर लिखा है प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स आउट पोटेशियम क्लोराइड, उसके बाद प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। अगर इसी चीज को आप इंग्लिश में ना लिखकर
नॉर्मली इंग्लिश में ना लिखकर नॉर्मली सिंबल में लिख दो, उसके फॉर्मूला में लिख दो, तो वो माना जाता है केमिकल इक्वेशन। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज को उसके सिंबल में लिखना, फॉर्मूला के तौर पे लिखना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। समझिए, जैसे कोई वाटर ना लिखकर डायरेक्ट क्या लिख दे, H2O, तो ये कहलाएगा केमिकल इक्वेशन। किसी चीज को रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो, उसका सिंबल या फिर केमिकल फॉर्मूला, रिएक्टेंट है या फिर प्रोडक्ट, जो भी हो, वो कहलाता है केमिकल इक्वेशन। अब जरा ध्यान दें, नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर, चाहे पहली बार में समझ लीजिए, दोबारा नोट्स लिखेंगे। ज्यादा से ज्यादा बेटा शेयर करिएगा। कुछ लोग जिसके तलाश में हो, उन लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए, और आप सबके सपोर्ट से हम सब लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या था? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इन द टर्म ऑफ अ सिंबल एंड फॉर्मूलाज ऑफ इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज अ केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्लियर? ओके। एग्जाम्पल अगर देखें तो एग्जाम्पल हमारे हो गए पोटेशियम परमैंगनेट यानी का KMnO4, आज से आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, प्लस HCl गिव्स आउट KCl प्लस MnCl2 प्लस CO2, वो सॉरी H2O प्लस Cl, यानी का पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? KMnO2। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड बनता है, और पोटेशियम क्लोराइड बना तो उसमें ही हमारा उसके साथ साथ मैंगनीज क्लोराइड भी बनता है, यानी का MnCl2 भी बनता है, और पानी भी निकलता है और क्लोरीन भी बनती है। तो इस चीज को आप लोग सभी याद रखेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और बाकी बात हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक बेटा आप लोग इसको अपने स्कूल, अपने कोचिंग ग्रुप्स या जो भी ग्रुप है